हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो भरण पोषण का जो मुकदमा है ये कौन दायर कर सकता है और कौन दायर नहीं कर सकता है, इसके बारे में क्या भ्रम है, ये सभी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनके ऊपर या तो मेंटेनेंस का केस चल रहा है या वैसी महिलाएं जिन्होंने मेंटेनेंस का केस दायर किया हुआ है। ये आप दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें आज की वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। 2020 का वो जजमेंट है जो कि आप सभी को जानना चाहिए। कई लोग जो हैं कमेंट करके ये पूछते हैं कि महिलाओं को मेंटेनेंस क्यों मिलता है, बंद करवा देना चाहिए, गलत है, सही है, बहुत तरह की बातें होती हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि मेंटेनेंस डिसाइड जो है वो कैसे होता है, जज कैसे डिसाइड करते हैं, क्या वो देखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या रहता है। तो आज मैं आपको सभी बातें जो हैं बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत खास है, इसलिए इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप जो है इस बात को दूसरों लोगों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाता हूं ताकि लोगों में कानूनी जागरूकता जो है वो आ सके, जिसके कारण अगर आप किसी के बहकावे में भरण पोषण का मुकदमा कर रहे हैं या फिर कोई आपको बता रहा है कि तुरंत से आपको भरण पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, या किसी भी तरह की जो बातें होती हैं, वो जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उस भ्रम से आप बचें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। सबसे पहले तो आप इनके जो मेंटेनेंस का जो मुकदमा है, जो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत जो है भरण पोषण का मुकदमा चलता था, लेकिन सीआरपीसी जो है वो ख़त्म हो गया है। आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2024 से भारत में नए आपराधिक कानून जो हैं वो लागू हो चुके हैं। अब जो है सीआरपीसी तो ख़त्म हो गया है, तो कौन सा नया सेक्शन है जिसके आधार पर ये भरण पोषण का मुकदमा दर्ज होगा? तो नया जो मुकदमा है वो दर्ज होगा बीएनएसएस के सेक्शन 144 के तहत, यानी 144 के तहत जो है अब भरण पोषण का मुकदमा दर्ज होगा। उसके बाद कई लोग जो हैं उनके बीच में यह भ्रम है या ये बताया जाता है कि ये जो मुकदमा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू महिला जो है वो दायर कर सकती है, सिर्फ हिंदू महिला। दूसरे के लिए जो मेंटेनेंस है वो नहीं है। मुस्लिम महिला के लिए जो मेंटेनेंस है ये नहीं आप मांग सकती हैं मुस्लिम महिला, ये भ्रम फैलाया जाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि भरण पोषण का मुकदमा कोई भी विवाहित महिला जो है वो दायर कर सकती है, वो किसी भी धर्म से है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी धर्म की महिला जो है वो अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू के लिए है, ये मुस्लिम के लिए नहीं है। ये सब गलत बातें हैं, तो ये सब बातें अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। उसके बाद भरण पोषण में एक और भ्रम, बहुत बड़ा भ्रम है, वो क्या है? कई लोग सोचते हैं कि भरण पोषण का जो मुकदमा है सिर्फ और सिर्फ पत्नी दायर कर सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, गलत बात है ये। तो भरण पोषण का जो मुकदमा है, मेंटेनेंस का जो मुकदमा है, ये सिर्फ विवाहित महिला नहीं बल्कि माता पिता भी भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। कोई भी आपके परिवार की कोई ऐसी वृद्ध महिला हैं जिनके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो आपके खिलाफ जो हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, तो वो आपसे भरण पोषण जो है वो ले सकती हैं। तो ये भ्रम ना समझें कि सिर्फ जो है महिला को ये अधिकार मिला हुआ है, यानी कि पत्नी को ये अधिकार मिला हुआ है कि वही सिर्फ भरण पोषण का मुकदमा जो है वो दायर कर सकती है। ये बिल्कुल गलत बात है। माता पिता भी भरण पोषण का मुकदमा जो है वो दर्ज कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोग कहते हैं कि भरण पोषण का मुकदमा क्यों मिले महिला को? तो ये बात तो कहते हैं कि माता और पिता दोनों भरण पोषण का मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब एक बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि भरण पोषण का जो मुकदमा है वो उसमें कोर्ट में जज क्या देखते हैं, किस कारण से उन्हें मुकदमे में ये जो भरण पोषण की राशि दी जाती है,
अमाउंट कैसे तय होता है। कई लोग क्या करते हैं, जब भरण पोषण का मुकदमा वो दर्ज होता है तो वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो भरण पोषण का मुकदमा जो दर्ज हो रहा है उसमें हमें कितनी राशि जो है मांगनी है, कितना भरण पोषण हमें मिलना चाहिए, वो भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि महिलाओं को, जो विवाहित महिला हैं, उनको भरण पोषण मिलने में काफ़ी देर भी होती है। कई महिलाओं के बीच में ये भ्रम है कि हमने मेंटेनेंस का मुकदमा दायर किया और अब मुझे 1 महीने या 2 महीने 3 महीने में हमें भरण पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरह की सोच लेकर के आपने मेंटेनेंस का मुकदमा दायर किया है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं। क्योंकि कोर्ट में लड़का या लड़की दोनों के पक्ष को बराबर तौर पे जो है वो देखा जाता है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2020 का जो जजमेंट है, जो बहुत खास है, जिसमें मेंटेनेंस के बारे में पूरा जो है बताया गया है, रजनीश वर्सेस नेहा का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के थ्रू मेंटेनेंस के बारे में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बताई हैं, लेकिन इस केस में ये जो 2020 में जो जजमेंट आया, इस जजमेंट में जो है बहुत सारी बातों को बताया है कि किस तरह से एक महिला को या जो भी मेंटेनेंस की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर जो है कौन सी कंडीशन लागू होती है। कुछ जो है पॉइंट्स बताए हैं, उसी पॉइंट्स के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप जान जाएं कि सबसे पहले अगर कोई विवाहित महिला है, अगर माता पिता मेंटेनेंस का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज किए हैं, वो वृद्ध हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस जो है वो मिलेगा। लेकिन अब बात आती है जहाँ विवाहित महिला का, कि एक विवाहित महिला जो है वो जब मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करती हैं तो कई बार ऐसा होता है, कई बार कोर्ट में इस तरह की महिलाएं होती हैं, वो बोलती हैं कि हमारा केस बहुत लंबा चल रहा है, हमें दिक्कत हो रही है, हमें मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या बात है, क्यों नहीं हमें मिल पा रहा, या अब जो है जो मेंटेनेंस के ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 2020 का आया, उसके बाद से इतनी अधिक इंक्वायरी क्यों हो रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो आप महिला हैं, अगर आप विवाहित महिला हैं और आपने मुकदमा दर्ज किया मेंटेनेंस का, तो सबसे पहले कोर्ट देखेगी आपका स्टेटस, यानी आप किस परिवेश से हैं, यानी आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह की है। आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं, आप शहर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहले स्टेटस देखा जाएगा, क्योंकि स्टेटस के अनुसार ही किसी व्यक्ति का जो है वो खर्च होता है। उसी स्टेटस के आधार पर जो है वो जो है अपने लाइफ को जीता है। और ये जो भरण पोषण है, ये जो वाद आपने दायर किया है, ये वाद भी जो है कहीं ना कहीं आपने पैसे की डिमांड की है, ताकि आप अपना एक अच्छा लाइफ जो है, अपना अच्छा जीवन जो है वो आप जी सकें। तो एक तो हो गया पहला स्टेटस। उसके बाद देखा जाता है कि महिला का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या उसका इनकम है, कहीं वो उसके पास कोई लगातार जो है कोई ऐसी चीज़ है जिसकी। उसके बाद ये देखा जाता है कि महिला की एजुकेशन क्या है, महिला कहीं जॉब कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर अगर वो जॉब कर रही है तो उसके पास कितना इनकम हो रहा है, कितने पैसे वो कमा रही है, महिला के पास कितने बच्चे हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महिला को कितने बच्चे हैं ये भी देखना है। बच्चे किनके साथ रह रहे हैं, बच्चे पिता के साथ रह रहे हैं, माता के साथ रह रहे हैं, या फिर महिला को बच्चा जो है वो नहीं है। ये सभी बातें जो हैं वो देखना जो मेंटेनेंस के केस में जो है वो देखा जाता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि क्या महिला शादी के पहले जॉब कर रही थी या नहीं कर रही थी, या फिर कई बार देखा जाता है कि जब शादी से पहले लड़कियों के रिज्यूम आते हैं तो उनका बायोडेटा जो दिया जाता है उसमें बताया जाता है कि लड़की जो है कहीं जॉब कर रही थी। तो वो भी आप जो है एविडेंस के तौर पे जो है आप यूज़ कर सकते हैं मेंटेनेंस के केस में। उसके बाद महिला जो है शादी के बाद जो है वो जॉब कर रही थी, ऐसा भी होता है। कई महिलाएं जो हैं शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो जॉब कर रही थी। या फिर महिला ने शादी के बाद जो है वो जॉब छोड़ दी थी, या फिर महिला के पास जो है कोई ऐसा टेक्निकल हैंड है जिसके थ्रू वो अपनी लाइफस्टाइल जो है, अपना जीवन यापन वो अच्छे तरीके से कर सकती है। इन सभी बातों को बहुत गौर से देखा जाता है। महिला के बारे में
कि उनकी क्वालिफ़िकेशन अगर बहुत अच्छी है या फिर वो पहले जब जॉब कर रही थी तो उनकी सैलरी क्या पति के सैलरी से अधिक थी, या फिर वो पति के साथ ही वहाँ पे जॉब कर रही थी। कई बार ऐसा होता है कि कई मल्टीनेशनल कंपनियों में लड़के और लड़कियाँ दोनों जॉब कर रहे होते हैं और बाद में वो जो है वो शादी कर लेते हैं, तो उनकी सैलरी उनको पता होती है कि हमारी वाइफ की सैलरी इतनी है, या फिर मेरे से कम है, मेरे से ज़्यादा है, या फिर इक्वल है, साथ में काम कर रहे थे। तो मेंटेनेंस के केस में ये जो आपका मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में जो भरण पोषण की जो बात की है, उसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। कई बार कई महिलाएं जो हैं जो एडल्टरी में रहने लगती हैं उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये भी आप बात जान जाएं। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि उनके कहे अनुसार किसी को उन्होंने बता दिया कि नहीं जो है अगर आप शादी के बाद किसी के साथ में रह रही हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ आप रह रही हैं तो भी आपको मेंटेनेंस मिलेगा। तो इस तरह की महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो आप जब भी मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज कर रही हैं तो बहुत सोच समझ करके दर्ज करें कि आप जो मेंटेनेंस मांग रही हैं आप उस लायक हैं या नहीं। अगर आप उस लायक नहीं हैं, आप सिर्फ परेशान करने के लिए मेंटेनेंस का मुकदमा आपने दर्ज किया है, तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशानी होगी। हाँ, जो लड़के हैं उन्हें भी परेशानी होगी, ऐसा नहीं बात नहीं कि सिर्फ महिला को परेशानी होगी, पुरुष को नहीं, दोनों को परेशानी होगी, लेकिन दोनों का समय और पैसा जो है वो बर्बाद होगा। तो कई लोग जो ये कहते हैं कि मेंटेनेंस क्यों दिया जाता है, क्यों दिया, तो उसके लिए भी आप एक बात जान जाएं। हमारा जो कानून बना हुआ है उस कानून में महिला, वृद्ध व्यक्ति और बच्चे जो हैं वो कमज़ोर श्रेणी में आते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप एयरपोर्ट जाएं या रेलवे स्टेशन जाएं या बैंक जाएं या कहीं भी आप जाते हैं और वहां अगर लाइन लगने की बात होती है, किसी भी तरह की चेकिंग हो रही होती है, तो वहां पे एक वर्ड बोला जाता है लेडीज़ फर्स्ट। क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि कानून में ये बात बताई गई है कि महिला, बच्चे और वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो कमज़ोर श्रेणी में आते हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारे ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। हो सकता है कि कुछ महिलाएं इसका गलत उपयोग करती हैं, लेकिन जो है अगर कोर्ट में दहेज प्रताड़ना, मेंटेनेंस की मांग की जाती है तो कोर्ट अपनी कार्यवाही करेगी और कार्रवाई करने के बाद इन सभी बातों को देखा जाता है। और आपके भी केस में अगर इस तरह से जो है हो सकता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस लड़के के ऊपर लगा दिया कि नहीं भाई तुम्हें अपनी इतनी वाइफ को देना है, और आप जान रहे हैं कि आपकी वाइफ बहुत अच्छा जॉब कर रही है या उसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, तो आपके सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको ये बातें प्रूफ करनी होगी। और मेंटेनेंस के केस में महिला को ये बात प्रूफ नहीं करनी होती है कि लड़के की इनकम जो है वो कितनी है। अगर वो नहीं भी प्रूफ कर पाएगी तो कोर्ट एक जो उनका स्टेटस है उसके आधार पर मेंटेनेंस लगाती है। लेकिन यहाँ लड़के को प्रूफ करना होगा कि लड़की के पास इतनी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, या वो जॉब कर रही थी, उनके पास टेक्निकल हैंड था, या उनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी अच्छी है कि उन्हें मेंटेनेंस लेने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को देख करके ही मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ आपको कमेंट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जब भी इस तरह की आप वीडियोस देखते हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए। कई लोग जो हैं कमेंट में कोर्ट को या जजेस को वो गलत भाषा का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एक कमेंट से अगर कोर्ट के खिलाफ आप किसी भी तरह का अपशब्द का यूज़ करते हैं, तो अगर आपके स्क्रीनशॉट को अगर ले करके कहीं भी किसी भी थाने में अगर कोई व्यक्ति दे देता है तो आपके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज होने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगेगी। तो कमेंट जो आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर करें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेव होता चला जा रहा है। तो आप जो है कोर्ट के प्रति अपशब्द ना कहें, किसी भी जजेस के खिलाफ आप अपशब्द नहीं कहें। जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट आता नहीं है, कोर्ट खुद किसी के घर नहीं जाता है मुकदमा दर्ज करने के लिए, इसलिए अपने भाषा को सुधारें
और सही शब्दों का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो मेंटेनेंस को लेकर के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।